हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द लेमन बॉक्स मीडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर हमारे चैनल के थ्रू आपको कुछ चुनिंदा हस्तियों से मिलवाते हैं और उनके कुछ लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिलाते हैं आपको डायरेक्टर श्री दीपांकर प्रकाश जी से, और एक्टर हैं हमारे साथ निदा खान जी। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे चैनल पे। वेलकम सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप यूजुअली करते हैं और अभी किन किन करंटली प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं। मैं जैसा लास्ट भी हमारी जब बात हुई थी मैंने बताया था कि मेरे जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉन्टेम्प्रेरी फिल्म्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं आर्ट हाउस फिल्म्स भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कंप्लीट आर्ट हाउस करने में क्या होता है क्योंकि ये बहुत महंगा आर्ट फॉर्म है सिनेमा, तो उसमें कमर्शियल वैल्यू बहुत कम होती है। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, डेफिनेटली आप आर्ट फिल्म बनाएं लेकिन उसमें कमर्शियल एंगल होना ज़रूरी है। मैं कंटेम्प्रेरी फिल्म्स की तरफ ही ज़्यादा मेरा झुकाव है, उस रुझान है। और अभी जो मेरे प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे हैं वो भी सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं हॉट स्टार के लिए कर रहा हूँ, MX प्लेयर के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो आप बहुत बड़ा यूनिट लेके कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं कि लिमिटेड क्रू में आपको लोगों के साथ करना है शूट। हम बहुत एक छोटे से क्रू के साथ 10 लोगों का क्रू, 12 लोगों का क्रू के साथ हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप हैं, मैंने अभी कुछ 10 से 12 शॉर्ट फिल्म्स लाइंड अप हैं, जिसमें से जो कि MX प्लेयर और हॉटस्टार दोनों के लिए है। अभी ये प्रोजेक्ट्स मेरे लाइन अप है, जिसमें से 3 हो चुके हैं, आज तीसरे का शूट है और मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर तक 10 हो जाएंगे आई गेस। सो सर, आजकल जैसा देखने में आ रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। हाँ, यूजुअली काफ़ी लोग जो एक मेन फ्रेम सिनेमा है उसकी तरफ से ओटीटी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। तो आने वाले समय में हम क्या देखते हैं कि सर इंडस्ट्री काफ़ी हद तक इसके ऊपर सिमट जाएगी या क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सिमटनी भी चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो थिएटर था ना, वो जैसे बोलते हैं सिनेमा में कि फिल्मी माफिया, अभी तो काफ़ी ये शब्द यूज़ किया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कि फिल्म में माफिया है, नेपोटिज्म है ना, ये सारी चीज़ें में बातें हो रही है, लेकिन थिएटर के भी माफिया थे। मतलब आपकी अच्छी फ़िल्म है लेकिन अगर वो छोटे ब्रैकेट की फ़िल्म है तो इतनी स्क्रीन्स आपको अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन OTT से इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स को बहुत फ़ायदा मिला है। क्योंकि OTT में अगर आपकी फ़िल्म जाती है तो जो देखना चाहे वो फ्री है देखने के लिए। मतलब वो अगर उसने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर अमेज़न किया हुआ है तो वो उसके पास ऑप्शन है, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से देख सकता है। उस पे ऐसा नहीं है कि वो थिएटर, तो ऐसा नहीं है, थिएटर में तो लगेगी नहीं तो देखेगा कैसे बंदा जाके। बस OTT में ये है कि आपकी फ़िल्म है ऑलरेडी वहाँ पे, तो वो डेफ़िनेटली जब भी उसका मन हो कि चल यार ये फ़िल्म मुझे देखनी है, जो वो देखना चाहता था, हो सकता था वो फ़िल्म अगर थिएटर की बात करते तो वो शायद छोटी जगह पर नहीं लगती, लेकिन अब OTT तो हर जगह है। सर, वैसे हम जैसे आजकल देखते आए हैं कि ओटीटी का जो समय चल रहा है उसमें ज़्यादातर जो फ़िल्में या ज़्यादातर जो सीरीज़ बनती है वो इस तरह की सीरीज़ रहती है जो यूजुअली हम लोग पेरेंट्स के साथ नहीं देख पाते हैं, या कहते हैं कि अपन जो यंगस्टर्स को एक तरह से मिसगाइड कर रही है। हुँ। तो एक तरह से किस तरह से चैलेंजेस हैं आपके लिए भी कि आज जो आप कंटेम्प्रेरी सिनेमा, आर्ट सिनेमा जिस तरह का आप बनाते हैं उसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस के रूप में देख सकें। हुँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है कि जो आजकल की वेब सीरीज़ में कहीं न कहीं फ़िल्म मेकर्स खुलकर फ़िल्म बना रहे हैं, उसमें बोल्ड सीन्स भी हैं, उसमें वायलेंस भी हैं, उसमें जो लैंग्वेज है वो भी एडल्ट लैंग्वेज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं ना हमारी क्योंकि सिनेमा की जब बात आती है तो मेरे हिसाब से सिनेमा जो है वो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का, सिनेमा जो है। तो जो समाज में देखते हैं हम, आज से पहले हम ये चीज़ें नहीं देखते थे। एक्चुअली हमारे लिए सिनेमा की परिभाषा ही कुछ और थी आज से पहले। तो वो परिभाषा को बदला है रियलिस्टिक सिनेमा ने। बहुत से ऐसे फ़िल्म मेकर्स हैं जिन्होंने आके और अपने अपने क्राफ़्ट पे ही काम किया। वो एक भेड़-चाल वाली जो चीज़ें हम देख के आ रहे थे, एक हीरो होता था, हीरोइन होती थी, एक विलन होता था। तो वो सिनेमा बदला है अभी, और अभी कंटेंट देखना लोगों को पसंद है। भले ही वो सेक्रेड गेम्स हो या मिर्ज़ापुर हो, सब लोगों ने उसे देखा है और उसको उतना ही एप्रिशिएट किया, उतना प्यार उसे मिला है। अभी रिसेंटली एक बड़ी कमाल की सीरीज़ आई है पाताल लोक। अब उसमें हाँ, वहाँ पे गालियाँ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं, लेकिन आप अगर उसको देखेंगे तो डेफ़िनेटली वो सब एज ग्रुप के देख सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं देख सकते हैं, एडल्ट्स नहीं देख सकते, मेरे हिसाब से सब देख सकते हैं उसको। ऐसा अगर आपको ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़िल्म क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो ऐसा है कि हम जब
कोई छोटा सा बोल्ड सीन भी आता है तो हम क्या करते हैं कि अगर अपने फादर के साथ बैठे तो हम चैनल चेंज कर देते हैं या फिर टीवी बंद कर देते हैं। तो वो कल्चर तो नहीं निकल सकता, वो नहीं निकल सकता। तो मेरा कहना यही है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस तरीके की सीरीज़ है, फिल्म्स हैं, तो फादर अपने हिसाब से अलग देखें और बच्चे अपने हिसाब से अलग देखें, लेकिन देखें। मतलब वो एक नयापन है उनमें, नई कहानियाँ हैं और इसलिए वो चल भी जाती है ना। जैसे सेक्रेड गेम्स जैसी स्क्रिप्ट जो थी, अगर आप थिएटर्स में उसको उम्मीद करते हो तो हो सकता है कि फैमिली नहीं जाए वहाँ। मुझे नहीं लगता कोई फैमिली एक साथ बैठ के वो देखेगी। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से उसको सबने मोस्टली देखा है, अलग अलग देखा होगा शायद। बहुत बड़ा सक्सेस रही वो। और उसके बाद मिर्ज़ापुर है, वो भी बहुत बड़ी सक्सेस रही अमेज़ॉन पे। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये कोई आर्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ के ज़रूर खिलाफ हूँ कि जहाँ पे स्क्रिप्ट में डिमांड नहीं है, सेक्स जो है या फिर बोल्ड सीन जो है उसको दिखाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी को दिखा रहे हैं वो गलत है। मेरा मानना यह है कि अगर उसकी नीड है स्क्रिप्ट में, उसकी नीड है और वो बहुत ज़रूरी है दिखाना, तो आप बेशक दिखाओ, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक फ़िल्म है बादल द्वार, एक फ़िल्म है कामा सूत्र, मीरा नायर की, वो बड़ी आप फ़िल्म देखिए, उसमें आपको सेक्स जैसा नहीं, वो कुछ अलग, वो एक उसको बहुत साहित्यिक रूप में दिखाया गया है। वो वल्गरिटी आपको नज़र नहीं आएगी उसमें। एक मनी कॉल की फ़िल्म है बादल द्वार, उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूड सीन्स हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे, ऐसी बहुत सारी फिल्म्स होती है जो, मैं तो नाम भी मुझे याद है, वो कौन सी फिल्म है यार, ये ग्रैंड मस्ती और है ना, ये बी ग्रे, मुझे ये फिल्म्स मतलब मैं समझ नहीं आता लोगों को क्या मज़ा आता है। वो तो बहुत ही वाहियात है, मतलब उसकी तो कोई हद ही नहीं है इस तरह की फिल्में। तो ये फिल्में जो हैं, इन फिल्म्स का जो आप बोल्ड सीन है या फिर डबल मीनिंग है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। मुझे लगता है ये और भी खतरनाक है। अब लोग उनको देख, वो 100 करोड़ करती है फिल्म, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि उन फिल्मों को तो बहुत ही बैन कर देना चाहिए, उन फिल्मों को। वो फिल्म्स का कुछ है नहीं ना, क्योंकि बहुत ही वाहियात है। मतलब सर, आप इसका ये भी कारण हो सकता है कि हमारे यंगस्टर्स का रुझान थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, या कहेंगे कि मिसगाइड हुए हैं, तो एक ये भी कारण हो सकता है शायद। नहीं मिस, ये क्या है ना कि हमारे मैंने वही बताया ना, इसमें हमारे कल्चर का बहुत बड़ा एक वो है, फॉल्ट है कि हम जब बचपन से हमें उस तरीके की शिक्षा और तालीम दी गई है कि हम मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप फादर के साथ छोटा सा एक बोल्ड सीन भी आ गया तो आप घबरा जाते हो, आप चैनल बदल देते हो। सेक्स के ऊपर मैंने कभी सुना ही नहीं कि बाप बेटे बात कर रहे हैं। मेरी पहली फिल्म थी, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी पौधारों को, वो इतना उसको कंट्रोल, मेरे पास तो मेल तक आए थे, थ्रेट मेल्स आए थे कि आपने फिल्म बना कैसे दी, आपने भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को ठेस पहुंचाया और ये वो। उसमें एक्चुअली स्टोरी ये थी कि फादर है, उसका एक बेटा है जो कि पैरों से पैरालिसिस है, उसके पैरों में, व्हील चेयर पर है वो। और वो बच्चा जो है एट द सेम टाइम बड़ा हो गया है, उसकी उसकी अब सेक्सुअल डिज़ायर है, उसकी लाइफ में उसको भी बहुत कुछ करना है। तो वो नहीं कर सकता है, उसकी ऑब्वियसली उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, तो बट वो एट द सेम टाइम सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें। तो उसका फादर उसे लेकर जाता है प्रॉस्टिट्यूट के पास, तो वो स्टोरी है। तो अनुपमा चोपड़ा ने उसको रिव्यू किया था फिल्म कंपेनियन में, एंड फादर ऑफ द ईयर उसको टाइटल दिया था फिल्म को। बहुत कमाल का रिव्यू किया था वो। तो मतलब जो मोस्टली मुझे लगता है जो वेल एजुकेटेड, जो समझदार हो गए, उनको सबको वो पसंद है। 90% वो अभी यूट्यूब पे फिल्म है मेरी, आप देखिएगा, उस फिल्म में भी 90% लोगों को पसंद है। जो 10% है वो एक कुएं की मेंढक है, वो अपनी, उनको लगता है कि भारतीय संस्कृति ख़राब कर दी मैंने फिल्म बना के। खैर मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलने वाले बोले। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, लाइक जैसे आप कई प्रोजेक्ट्स में अभी इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया कि भाई मेरे को आज ग्लैमर लाइन में आना है, मुझे एक्टिंग फील्ड में आना है, तो थोड़ा सा प्लीज़ बताया हमें। एक्टिंग तो मेरा बचपन से ही पैशन रहा है। मीडिया और इस लाइफ ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है। फिर धीरे धीरे मैंने एक्टिंग सीखी, मैं थिएटर आर्टिस्ट थी। फिर दिसंबर में मैंने एक सीरीज़ करी। फिर अब मैं अब आ रही हूँ दीपांकर प्रकाश जी की, उन्होंने मुझे मौका दिया है अब काम करने का अपने साथ। तो अभी हम बस हमारा स्टार्ट हो रहा है शूट यहाँ पर। मैम, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप सोचते हैं कि मेरा एक ये ड्रीम है कि मैं इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स करूं, या एक कोई मॉडल रोल हो, आपने कभी सोचा हो कि नहीं ये रोल तो कभी लाइफ में मुझे करना ही है? वुमेन सेंट्रिक मैंने सोचा है हमेशा कि मैं औरतों के लिए करूं, जो जुल्म हो रहे हैं, वुमेन सेंट्रिक टाइप सारे हो, सामाजिक टाइप की सोशल मूवीज़ ज़्यादा पसंद है मुझे। राइट मैम, वो ठीक है, लेकिन आजकल का टाइम आप भी समझ रहे हैं कि थोड़ा सा फोकस क्या होता है कि एंटरटेनिंग है, ग्लैमराइज्ड है, यूथ जो है एकदम ग्लैमर की तरह अट्रैक्टेड है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं हम भी उसी तरफ से एक बार थोड़ा सा जो यूथ पसंद कर रहा है, या उस तरह का जो मेजर सिनेमा है उसी तरफ फोकस रहे, या कुछ ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि यूथ ऐसा सोच रहा है। यूथ
अब इस ज़माने में 2020 में तो दोनों तरह से सोच रहा है, वो सोशल भी देखेगा, वो अगर अडल्ट मूवीज़ देखना चाहता है तो वो भी देखेगा। मेरा मानना ये है कि वो दोनों चीज़ें देखेगा। मैं इस चीज़ को अग्री नहीं करती। और मैम आज जैसे अगर सपोज़ करें कि आपको कोई भी फिल्म मेकर या कोई आपको कोई इस तरह की फ़िल्म जो करता है आपको ऑफ़र, क्या आप कंफर्टेबल होंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में? आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी कोई अडल्ट रोल करूँगी। नो नो नहीं। दीपांकर सर आपसे जानना चाहेंगे कि यूथ आज की तरफ मैंने देखा है कि काफ़ी ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। वो अच्छा या बुरा या उसके साथ जुड़े हुए प्रॉस एंड कॉन्स को पहले कैलकुलेट नहीं करता। आज वो अपने करियर बनाने के लिए या इस इंडस्ट्री में आने के लिए वो किसी भी एक लिमिट को क्रॉस करने के लिए भी तैयार है। तो आप इसको कितना जायज़ मानते हैं? बिल्कुल नाजायज़ जायज़ है ही नहीं। मुझे लगता है कि आप अपने क्राफ्ट पे काम कर लो। शॉर्टकट मारोगे तो कोई कुछ नहीं होगा। मतलब हो सकता है आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाए, बट अगर आपने उस प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। जो डायरेक्टर ने आपको चांस दिया था शायद वो भी ना दे नेक्स्ट में। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्टकट्स और किसी भी हद तक जाना, आपको अगर किसी भी हद तक जाना है तो अपनी मेहनत पे चले जाओ। इतनी मेहनत कर डालो कि आप मतलब, क्योंकि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरे पीछे, मैं तो जब बस बैग उठा के चला गया था मुंबई, मुझे कोई नहीं जानता था वहाँ पे। लेकिन आज टचवुड जो भी है, जो भी सेटअप है, सब लोग जानते हैं। एक इंडस्ट्री में जितने भी लोग अभी एक्टिव हैं वो सब लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो तो यहाँ तक की जर्नी जो है, उस जर्नी में मुझे ना तो कोई शॉर्टकट मिला, ना मैंने सोचा उस तरह से। बस मैं करता गया। मैं मतलब मेरे साथ एक ये है कि अभी भी जैसे इतना सब कुछ ओपन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यार मैं 10 शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा। मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा तो बनाऊंगा। फिर दिवाली के बाद मेरी फ़ीचर फिल्म आ रही है। नेक्स्ट ईयर फिर मेरी और एक फ़ीचर फिल्म आ रही है। वो तो मेरा खैर ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे पहले मतलब बैठ नहीं सकता हूँ मैं। लॉकडाउन 3 महीने, मैंने 3 महीने में करीब 30 शॉर्ट फिल्म्स लिखी। मैंने 2 फीचर फिल्म्स लिखी। मतलब मैं बैठ नहीं रहा था, दिन रात मैं राइटिंग कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है मेहनत, क्योंकि आप अभी मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है आफ्टर मूसो। क्योंकि जब मूसो, इतना अप्रिसिएशन मूसो को मिला है अराउंड द ग्लोब, भले ही अमेरिका में, लंदन में, कोलकाता में, सारे बड़े बड़े जो बड़े फेस्टिवल्स हैं, उन फेस्टिवल्स में सब कुछ मिला है। लेकिन उसके बाद क्या है एक्चुअली, अब अगर अगली नेक्स्ट जो भी मैं बनाऊँगा वो कहीं ना कहीं मूसो, अगर मैंने 60% बनाई है तो वो 70 होना ज़रूरी है। तो वो मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी डे बाई डे। सेम विद एक्टर्स। अगर एक एक्टर ने एक फिल्म में बहुत कमाल का काम किया, अगर वो दूसरी फिल्म में उससे अच्छा नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसका मार्केट नीचे आएगा। मार्केट, क्योंकि वही कहता है ना, फिल्म इंडस्ट्री में कई बार सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो वो मेंटेन करने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्टकट्स और लोगों को लगता है कि ये शॉर्टकट कर लेंगे या फिर हम कुछ भी हद तक चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी हद पे जाना है तो हद कर दो मेहनत की, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मुझे लगता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि गर्ल्स के लिए इस इंडस्ट्री में आना कितना डिफ़िकल्ट है, या किस किस तरह के चैलेंजेस हैं जो गर्ल्स को एक फेस करने पड़ते हैं इस तरह की इंडस्ट्री में आने के लिए? देखिए, अब तो ये बात तो साबित हो चुकी है 2020 में सुशांत केस के बाद कि नेपोटिज्म तो है ही है। आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आपको काम मिलेगा, वरना यू नेवर नो कास्टिंग काउच और किन किन चीज़ों से लड़कियों को गुजरना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये तो अब बिल्कुल आम बात हो गई है। तो मैम आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें, किस तरह का अभी आपका करियर की जर्नी रहेगी? जी, अभी बस हमने स्टार्ट किया है अपना नेक्स्ट, दीपांकर प्रकाश जी के साथ ही है मेरा नेक्स्ट, लायर नाम है इसका। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसका निकलेगा फर्स्ट प्रोमो तो अपडेट को मिलेगी सबको। दीपांकर सर कुछ आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। मेरे आने वाली, जो भी मैंने बताया कि 7 मेरी शॉर्ट फिल्म्स और बची जो मैं करके रहूँगा, वो तो मैंने सोचा हुआ है सितंबर से पहले। फिर उसके बाद एक सीरीज़ है, और आफ्टर दिवाली फीचर फिल्म है। आफ्टर दिवाली वो बड़े सेटअप के साथ 35 डेज़ का शूट है सांभर में, और 7 दिन का यहाँ पे है, 7 दिन का मुंबई में। तो टोटल कुछ अराउंड 50 डेज़ का शूट है। तो वो आफ्टर दिवाली है। वो एक्चुअली पहले होने वाला था, बट ये अगर कोरोना का, सब कोविड का नहीं होता तो अब तक हो जाता वो। सो अभी वो आगे चला गया, पोस्टपोन हो गया था। सो सर हमसे जुड़ने के लिए, मैम हमसे जुड़ने के लिए आपका सो मैनी थैंक यू। और समय समय पे हम आपसे जुड़ते रहेंगे, और आप हमारे चैनल के माध्यम से जब भी चाहें आप दीपांकर सर से और निदा मैम से कभी भी जुड़ सकते हैं। हम आपको रेगुलर इनसे रूबरू कराते रहेंगे और इनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।